नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर। सीएम ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की मुलाकात, साथ ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिले सीएम धामी। वहीं राम मोहन नायडू और सीएम की मुलाकात। उत्तराखंड में विमानन क्षेत्र के विकास पर हुई चर्चाएं। वहीं दोबारा हेली सेवाएं शुरू होने से सुगम होगी चारधाम यात्रा। तो वहीं आपको बता दें, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को नई गति देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून सीजन के बाद हेली सेवाएं दोबारा संचालित होने से चारधाम यात्रा सुगम होगी। खासकर हवाई सेवाएं बुजुर्ग, दिव्यांग और पैदल चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट से रात्रिकालीन उड़ान और दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई शुरू करने का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही ये मुलाकात एक खास भी बताई जा रही है, जो आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री से मिले। वहीं आपको बता दें, ये मुलाकात जो है खास भी बताई जा रही है। साथ ही इस दौरान कई चर्चाएं भी दोनों नेताओं के बीच हुई। वहीं आपको बता दें, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर राज्य के विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को नई गति देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के बाद हेली सेवा दोबारा संचालित होने से चारधाम यात्रा जो है सुगम होगी। खासकर हवाई सेवाएं बुजुर्ग, दिव्यांग और पैदल चलने के से में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं देहरादून एयरपोर्ट में रात्रिकालीन उड़ान और दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई शुरू करने का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने आग्रह किया। तो वहीं आपको बताते चले, ये बेहतर सुविधाओं को लेकर ये जो मुलाकात है खास मानी जा रही, राम मोहन नायडू और सीएम की ये मुलाकात। तो साथ ही आपको बताते चले, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर इस मुलाकात के दौरान दिया गया, जहां सीएम ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। वहीं राम मोहन नायडू और सीएम की मुलाकात खास भी मानी जा रही है। उत्तराखंड के विमानन क्षेत्र में विकास पर चर्चाएं जो है इस मुलाकात को लेकर हो रही है। वहीं साथ ही आपको बताते चले, दोबारा हेली सेवा शुरू करने से सुगम चारधाम यात्रा होगी। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश बीजेपी को मिल सकती है नई कार्यकारिणी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नई कार्यकारिणी संभव। नवरात्र में पहले कार्यकारिणी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दीपावली में मंत्रिमंडल के फेरबदल की संभावना। मिशन 2027 को ध्यान में रखकर होगा विस्तार। तो वहीं आपको बताते चले, मिशन 2027 को ध्यान में रखकर ये विस्तार किया जाएगा दीपावली में। ये मंत्रिमंडल की जो चर्चाएं हैं, साथ ही आपको बताते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां प्रदेश बीजेपी को मिल सकती है नई कार्यकारिणी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नई कार्यकारिणी संभव बताई जा रही है। वहीं नवरात्र से में प्रदेश कार्यकारिणी मिलने की जो उम्मीद है वो भी जताई जा रही है। साथ ही दीपावली में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चले, मिशन 2027 को ध्यान में रखकर ये विस्तार जो है किया जा रहा है। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश बीजेपी को मिल सकती है नई कार्यकारिणी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नई कार्यकारिणी जो है संभव मानी जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, मिशन 2027 को ध्यान में रखकर होगा ये बदलाव। तो वही खबर सामने आ रही है, जो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह सीएम योगी से मिले। लखनऊ में सीएम योगी से मिले और साथ ही ये मुलाकात भी खास मानी जा रही है। सीएम से त्रिवेंद्र सिंह ने की कई मुद्दों पर चर्चा। संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर हुई चर्चा। सीएम ने हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट कर अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। इस दौरान उनसे आईआईटी रुड़की परिसर के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश की भूमि को संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया, जिससे शोध और नवाचार की दिशा में और अधिक प्रगति हो सके। इसके अलावा किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु इकबालपुर नागल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्यवाही का आग्रह भी किया। वहीं रुड़की मंगलौर नहर के किनारे किसानों की सुविधा और क्षेत्रीय विकास के लिए ठोस और दीर्घकालीन योजनाएं बनाने का भी अनुरोध किया। इस मौके पर सीएम योगी ने गंभीरता से विषयों पर विचार करते हुए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया है। वहीं आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी से ये खास मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई। संसदीय से क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें, सांसद त्रिवेंद्र सिंह और सीएम योगी की ये खास मुलाकात देखने को मिली, जहां लखनऊ में सीएम योगी से उन्होंने की मुलाकात। साथ ही संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर चर्चाएं भी हुई है। तो वही आपको बताते चले, सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात अहम खास भी मानी जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट कर अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आईआईटी रुड़की परिसर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भूमि को संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिससे शोध और नवाचार की दिशा में और अधिक प्रगति हो सके। इसके अलावा किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु भी इकबालपुर नागल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्यवाही की भी जताई है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां नवरात्र में उपवास करने वाले लोग कुट्टू के आटे से बने पकवानों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इस साल चैत्र नवरात्र में दून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फूड पॉइजनिंग की ये घटना विभाग के लिए चेतावनी साबित हुई, लेकिन इस बार नवरात्र शुरू होने से पहले ही खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी FDA अलर्ट मोड पर दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयुक्त ने कुट्टू के आटे को लेकर SOP जारी की है। अब कुट्टू का आटा केवल सील बंद पैकेट में ही बिकेगा। बिना लाइसेंस और पंजीकरण वाले किसी भी व्यापारी को कुट्टू आटे का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। तो वहीं केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड को 4055 करोड़ से अधिक की अग्रिम धनराशि जारी की है। यह राशि आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार को दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और अधिक गति मिलेगी और साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों को मजबूती भी मिलेगी। तो वहीं उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वित्तीय सहायता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के तहत घोषित 1200 करोड़ की आपदा राहत राशि को नाकाफी बताया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जनता को बड़ी उम्मीदें थी। कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राजधानी देहरादून में बन रही एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर मलिन बस्तियों के विस्थापन का मुद्दा भी उठाया। दोस्तों, माननीय प्रीतम सिंह जी ने दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा
चाही गई, मांगी गई, तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है। जिस तरीके से मरीन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार काम कर रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मरीन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है और जब जब मरीन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मरीन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है और जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से जो है मरीन बस्तियों को संरक्षित करने की बात करती आ रही है, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस है। जब हमारी सरकार थी लगभग 582 मरीन बस्तियों को चिन्हित किया गया था। तो वहीं इस साल मानसून का प्रभाव उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर भी साफ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते आपको बता दें, प्रशासन को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई बार यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। विशेष रूप से यमुनोत्री धाम मार्ग को हुई व्यापक क्षति के कारण वहां की यात्रा अब तक स्थगित थी। हालांकि अब स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने कल से यमुनोत्री यात्रा को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रही है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी और सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। उसके साथ ही वहां पर जो हमारे जो व्यवसायी हैं, जो वहां पर घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी वाले हैं, उनकी भी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसको लेकर के भी सरकार बड़ी गंभीर है। इसको लेकर के तत्काल प्रभाव से यात्रा को खोल दिया जाएगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई।
सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के चलते यमुनोत्री हाईवे बंद है, जिससे चारधाम यात्रा बाधित हो गई है। यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं और कई लोग टूटे रास्तों से पैदल यात्रा करने को मजबूर है। तो वहीं प्रशासन सड़कों को खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हालात बिगड़ते हुए खरादी के पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यात्रियों को रोका है। एक महिला यात्री ने पुलिस पर गाड़ी पास कराने के नाम पर वसूली का आरोप भी लगाया है। पुलिस वालों को पहले तो वो गाड़ी वालों को 6,000 मेरी करंट तक आया था। उधर उसके बाद वहाँ हमने हजार रुपए पुलिस वालों को, किसी से 1000 ले रहे हैं, किसी से 2000 ले रहे हैं, हमसे 1000 रुपए लिए। हमने 1000 रुपए पुलिस वालों को अंदर जाके लेते हैं वो, अब हमें दो, और हमने उनको 1000 रुपए दिए। जब उनने हमारी गाड़ी को फौरन पास कर दिया, नहीं बोला 500 का टारगेट, बोला 3 दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जबकि हमको उस टाइम 1000 रुपए देते ही हमें साथ के साथ रजिस्ट्रेशन दे दिया गया और हम वहाँ गाड़ी से निकल गए। वहाँ से यहाँ यमुनोत्री के लिए आए, तब यहाँ हमें रोक लिया। हम अपना छोटा सा बजट लेके निकले थे, हमारा पूरा बजट बिगड़ गया। खाने पीने की सारी समस्याएं आएंगी अब हमें आगे यहाँ से आगे। मेरा नाम स्वीटी है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हुई हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसकी मतलब चवन्नी चलती है ना, वो आराम से इजी वे में निकल सकता है, और जिसकी कोई चवन्नी नहीं चल रही, बेचारा आराम से बैठा है, खर्चा कर रहा है यहाँ पे बैठ के। जिसका बजट ही नहीं है, वो अपना बजट भी गाड़ रहा है यहाँ बैठ के। ये चीज नहीं देखी जा रही। बाकायदा ये सर खुद यहाँ पे आए थे और 2 आदमी निकले, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, और ऊपर से सलाम करके निकली है। सलूट गाड़ी सही है या गलत है ये चीज? राजस्थान साचौर से, मेरा नाम नारायण चौधरी, साचौर राजस्थान से है। हम कल से यहाँ से आए हुए हैं कि गंगोत्री की यात्रा चालू हो जाएगी, इसके लिए हम आए थे। और अभी यहाँ आए तो ये बंद बता रहे हैं, आगे का क्लियर नहीं है अभी तक। इसके लिए हमें परेशानी उठानी पड़ रही है सभी श्रद्धालुओं को। कुछ भी करके प्रशासन आज शाम तक क्लियर करके हमें दर्शन करवाए जाएंगे। मेरा नाम नरेश दवे है, मैं गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। और मेरा तो पहले से ही बुकिंग था चारधाम का, पर हमने चेंज करवा दिया था। पहले ऐसा बोला था कि यमुनोत्री गंगोत्री जो धाम है, 2 धाम, वो अभी तक बंद है। पर अभी परसों मेरे को पता चला कि प्रशासन ने वो क्लियर कर दिया है कि 13 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सीधे इधर आ गए। अब हमको इधर रुकवा दिया है कि आप नहीं जा सकते। तो हमारा भी गिनती उल्टी शुरू हो गई। अब कहाँ जाए और कहाँ रुके, पूरा सेटलमेंट बिगड़ गया है। तो मेरी यही विनती है प्रशासन से कि कुछ भी करके हमको जाने दिया जाए। मैं प्रॉपर गुजरात से हूँ। हम 21 साल, पहली बार 65 साल की उम्र है, पहली बार यात्रा के लिए निकले। पहले कितनी बार यात्रा हमारी कैंसिल हो चुकी नहीं थी, प्रभु की दया से पहली बार निकले।
और 21 तारीख से निकले हुए हैं हमारे घर से और हरिद्वार आए। और हरिद्वार आने के बाद पता चला भाई कि गंगोत्री यमुनोत्री अभी थोड़ा बंद है। हम वहाँ से निकले तो पहले यमुनोत्री आए और यमुनोत्री से गंगोत्री गए। दोनों रास्ता पास में जाने तक बंद था। इसके बाद हम केदारनाथ गए। केदारनाथ में प्रशासन की ये हालत थी, वहाँ भी बंद था। बहुत मुश्किल से प्रभु के दर्शन हुए। उसके बाद बद्रीनाथ भी 7 तारीख तक बंद बताया, तो 3 दिन हम रास्ते में रेस्ट हाउस में रुके थे होटलों में। उसके बाद हम वापस बद्रीनाथ का दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद वापस इच्छा किया, अनाउंस हुआ भाई 5-7 दिन में हो जाएगा रास्ता चालू प्रशासन का। गुजरात से आए हैं, 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। एक हमको कितना खर्चा हो रहा है। हम बीच तक यहाँ आके प्रशासन ने बताया कि यहाँ से रुक जाओ। हमको प्रशासन ने ऐसा बोला कि 13 तारीख को खुल जाएगा, तो हमारा खर्चा पानी वो सब क्या होगा। हमको बीच में अटक गए, हम वापसी भी नहीं जा पाएंगे। हम क्या करेंगे अब? हमको भी हमारी भी कुछ गिनती होती है। अब हमने यहाँ तक आ गए, हमको 2 दिन का खर्चा पानी, हमको आगे जा भी नहीं सकते, क्या करेंगे हम? हमको 13 तारीख की डेट दी हुई थी कि हमको यमुनोत्री जाना है, क्योंकि प्रशासन ने बोला कि 13 तारीख को ओपन हो जाएगा। अभी तक ओपन नहीं हुआ। तभी तक हम आए, हम यहाँ तक आए, नहीं तो नहीं आते। हमारे वार्ड में क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म में बताया है कि 13 तारीख को ओपन हो जाएगा। उत्तराखंड टूरिज्म में भी बताया है कि 13 तारीख को ओपन हो जाएगा। सब जगह पे 13 तारीख का बताया, फिर हम यहाँ पे आए। तो वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर है, जहां राजधानी जल्द एक नए स्वरूप में नजर आएगी, क्योंकि यहां एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत रिस्पना नदी किनारे स्थित बस्तियों को हटाया जाएगा और वहां लाल निशान लगाए जाएंगे। साथ ही इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे लाल आतंक बताया। तो वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई नाले खरीदे, लेकिन एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए। वहीं विधायक ने हरीश रावत पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर हरीश रावत एलिवेटेड रोड के खिलाफ है तो उन्हें आगे आकर विरोध करना चाहिए और धरना प्रदर्शन कर ये बताना चाहिए कि एलिवेटेड रोड क्यों नहीं बनना चाहिए। देखिए, हरीश रावत जी जो कहें, उनकी बातों का अगर जवाब देंगे तो बहुत नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था, और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर। ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक जिन मकानों पर निशान लगे हैं, अभी एलिवेटेड रोड देहरादून में बनने जा रही हैं। उन एलिवेटेड रोड्स के कारण कुछ मकान प्रभावित हो रहे हैं, उनको अभी चिन्हित किया गया है, और ये 3000 से 4000 के बीच संख्या जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो वहीं उत्तराखंड में नेपाल जैसा आंदोलन की पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कथौला ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चेतावनियां विपक्षी घृणित मानसिकता को दर्शाती है। कथौला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसे जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों पर एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की चीज़ें अगर जो कोई सोच रहा है तो एक गलत बात है, और विपक्ष अगर जो इस प्रकार की चीज़ें करना चाहता है तो उनकी घृणित मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, और इस मानसिकता से बाहर उनको निकलना चाहिए। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तमाम युवा जो हैं वो जागरूक हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार का काम उत्तराखंड की अंदर सरकारें कर रही हैं, किस प्रकार का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए कई बार इस प्रकार के टूल किट जो है विपक्ष चलाता रहता है, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब
इस देश की जनता देती है, इस देश के युवा देते हैं, इस देश की मातृशक्ति देती है। हमको अपनी देश की जनता पर, अपने राज्य की जनता पर भरोसा है। और जो दल नेपाल के एंगल को उत्तराखंड के बारे में अगर जो सोच रहे हैं तो ये गलत धारणा है, ये गलत मानसिकता है। हमारी सरकार चाकचौबंद है, हमारी सरकार तमाम चीज़ों पर गहराई से देख रही है और तमाम चीज़ों पर सरकार की नज़र है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।